1988 में एक मिडिल एज्ड आदमी ओदेसु को पब्लिक इंटॉक्सिकेशन और डिसऑर्डरली कॉन्डक्ट के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसकी बेटी की सलगिरह की रात उसका दोस्त जो हुआन उसे जमानत पर छुड़ा लेता है और देसु अपनी बेटी को फोन करके कहता है कि वो उसका इंतजार करे, मगर घर पहुंचने से पहले ही वो अचानक गायब हो जाता है, सिर्फ अपनी बेटी के लिए रखा हुआ तोहफा पीछे छोड़कर। देसु आंख खोलता है एक होटल के कमरे में जो बिल्कुल बंद है, बिना किसी खिड़की के। उसे नहीं पता कि उसे किसने कैद किया है और क्यों। उसे एक छोटी सी छिद से खाना दिया जाता है, मगर हर कुछ अरसे बाद उसे बेहोश करके उसके कपड़े बदल दिए जाते हैं, उसके बाल काट दिए जाते हैं और उसका कमरा साफ कर दिया जाता है। बाहर की दुनिया के बारे में जानने का सिर्फ एक तरीका था, टीवी देखना। एक दिन उसे मालूम होता है कि उसकी बीवी किम जा ह्यून कत्ल हो चुकी है। उसके खून और उंगलियों के निशान क्राइम सीन पर मिले हैं। इस वजह से पुलिस उसे कातिल समझने लगती है। धीरे धीरे देसु हेलुसिनेशंस देखने लगता है। महीने और साल गुजरने लगते हैं और वो पागलपन की तरफ बढ़ने लगता है। बहुत मर्तबा उसने अपनी जान लेने की कोशिश की, मगर उसके कैप्टर्स हर दफा उसे बचा लेते। आखिरकार वो एक जर्नल लिखना शुरू करता है और उन तमाम लोगों के नाम लिखता है जो उसे दुश्मनी रख सकते हैं। साथ ही वो अपने आप को लड़ना भी सीखता है ताकि किसी दिन इस हुनर को अपने कैप्टर्स के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। 6 साल बाद देसु एक लोहे की चॉपस्टिक का इस्तेमाल करके दीवार में सुराख करने लगता है। सालों की मेहनत के बाद एक दिन वो अपना हाथ बाहर निकलकर बारिश महसूस करता है। एस्केप का प्लान बनाकर वो अपने बिस्तर से इस सुराख को छुपा लेता है, लेकिन जैसे ही वो अपना काम मुकम्मल करता है उसे दोबारा बेहोश कर दिया जाता है। आखिरकार 15 साल की कैद के बाद वो होश में आता है और देखता है कि वो एक बग के अंदर है, एक नए सूट और घड़ी के साथ। जब वो अपने आसपास देखता है तो उसे एक और आदमी एक इमारत के लेज पर बैठा नजर आता है। वो आदमी अपने कुत्ते को गोद में लिए कहता है, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। पहली दफा किसी इंसान से मिलकर देसु उसका हाथ पकड़ता है और अपने चेहरे पर रखता है। जब वो आदमी पूछता है, अगर मैं एक जानवर जैसा हूँ भी तो क्या मुझे जीने का हक नहीं, तो देसु सिर्फ मुस्कुराता है और उसका सवाल दोहराता है। जैसे ही वो आदमी गिरने वाला होता है, देसु उसे उसके ती से पकड़ लेता है और कहता है, मेरी कहानी सुन लो, फिर जो करना है करना। लेकिन जब वो चला जाता है तो वो आदमी नीचे गिरकर मर जाता है। देसु अब अगला कदम सोच रहा होता है। वो किसी भी रिश्तेदार या दोस्त से रब्ता नहीं करता, क्योंकि वो अब भी कत्ल का मुलजिम है। जब वो रास्ते में कुछ लफंगों से टकराता है तो वो अपनी फाइटिंग स्किल्स आजमाता है और सिर्फ अपने हाथों से उन सबको हरा देता है। एक सीफूड रेस्टोरेंट के बाहर बैठे हुए एक बेगर उसे एक मोबाइल और एक वॉलेट भरी हुई पैसे के साथ देता है और कहता है, मुझसे कुछ मत पूछो, मुझे कुछ नहीं पता। देसु एक सुशी बार में जाता है और ऑर्डर करता है कि उसे कुछ जिंदा खाने को दिया जाए। वहाँ वो एक लड़की को पहचानता है जो किसी कुकिंग कंपटीशन में शामिल थी। तभी उसका फोन बजता है। जब वो उठाता है तो दूसरी तरफ से एक अजीब शख्स उसे कहता है, तुम्हें अपना नया सूट कैसा लगा? देसु उसे गुस्से से पूछता है, मुझे क्यों कैद किया? मगर वो आदमी कहता है, मेरी पहचान कोई मायने नहीं रखती, तुम अपने गुजराए हुए वक्त के बारे में सोचो और तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। फिर कॉल कट हो जाती है। जब वेटर उसे एक जिंदा ऑक्टोपस ला कर देती है तो वो पूछती है कि क्या इसे काट दूं, मगर देसु बिना सोचे समझे उसे जिंदा निगलने लगता है। जैसे ही वो खत्म करता है वो वहीं गिर जाता है। होश में आने पर वो देखता है कि वो उसी लड़की के घर में है। लड़की उसे दवाई देती है और कहती है कि वो अब बेहतर महसूस करेगा। लड़की अपना नाम मीदो बताती है और कहती है कि वो देसु की मदद करना चाहती है, लेकिन जब देसु उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो वो उसे छुरी के बट से जोर से मार देती है। फिर भी मीदो कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर सिर्फ जब मैं इसके लिए तैयार हूँ। अब देसु अपनी बेटी को ढूंढने का फैसला करता है, मगर जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को स्वीडन के एक कपल ने गोद ले लिया है तो वो इससे दूर हो जाता है और सिर्फ अपने किडनैपर को ढूंढने का सोचता है। एक दिन मीदो को एक ऑनलाइन मैसेज मिलता है किसी एवरग्रीन नाम के बंदे से, जो उसे द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के बारे में पूछता है। जब दायसु करीब आता है ताकि देखे कि क्या हो रहा है, एवरग्रीन उससे पूछता है कि वो बड़ी जेल में कैसा महसूस कर रहा है। मीदो उसे बताती है कि वो कुछ अरसे से एवरग्रीन से बात कर रही थी, सिर्फ सुशी के बारे में बात करने के लिए।
दयसू को लगता है कि वो मीदो पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि उसका एवरग्रीन के साथ ऑनलाइन ताल्लुक है, इसलिए वो अकेला अपने कैद करने वालों को ढूंढने निकलता है। जल्दी ही वो उस रेस्टोरेंट का पता लगा लेता है जो उसे वही खाना डिलीवर करता था जो उसे कैद के दौरान दिया जाता था। वो एक डिलीवरी वाले का पीछा करता है और उस इमारत तक पहुंचता है जहां उसे बंद रखा गया था। वहां जाके वो एक गार्ड पर हथौड़ा मारकर हमला करता है। बाद में उसे ये मालूम होता है कि ये जेल एक ऐसी मुजरिमाना तंजीम चला रही है जो पैसों के बदले लोगों को कैद करती है। दयसू ऑपरेशन के जिम्मेदार शख्स को टॉर्चर करता है और हथौड़े के पंजे से उसके दांत निकलता है। वो शख्स जो मिस्टर पार्क कहलाता है बताता है कि उसने कभी भी उस क्लाइंट से मुलाकात नहीं की जिसने दयसू की कैद के पैसे दिए, लेकिन उसने फोन कॉल रिकॉर्ड की थी। दयसू रिकॉर्डिंग लेकर निकलने लगता है, लेकिन जैसे ही वो पार्क के दफ्तर से निकलता है बाहर उसके दुश्मनों का एक टोला उसका इंतजार कर रहा होता है। सिर्फ एक हथौड़े और अपनी मुक्कों की मदद से वो सबसे लड़ता है। पीठ में चाकू लगने के बावजूद वो लड़ता रहता है। इमारत से निकलने के बाद वो चाकू निकलता है और जमीन पर गिर जाता है। एक आदमी जो सड़क पर था उसे उठाता है और एक टैक्सी में बिठा देता है। वो अजनबी ड्राइवर को एक एड्रेस देता है और फिर दयसू को उसका नाम लेकर बता देता है कि उसे कैद करवाने वाला वो खुद है। चोटों की वजह से कुछ करने के काबिल न होते हुए दयसू सिर्फ उस आदमी को देखता रह जाता है जब टैक्सी दूर चले जाती है। घर पहुंचकर वो रिकॉर्डिंग सुनता है जो उसने मिस्टर पार्क के दफ्तर से उठाई थी। उसे सुनाई देता है कि मिस्टर पार्क और क्लाइंट बात कर रहे हैं कि कितने अरसे तक किसी को कैद किया जा सकता है और किस किस्म की दवाएं दी जा सकती हैं अगर वो कैद के दौरान स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार हो जाए। जब मिस्टर पार्क पूछता है कि दयसू ने ऐसा क्या किया था जो उसे इतनी लंबी कैद दी गई, क्लाइंट जवाब देता है वो बहुत ज्यादा बातें करता है। अगली सुबह दयसू अपने दोस्त जो हुआन के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो रिकॉर्डिंग में क्लाइंट की आवाज पहचान सकता है। जो हुआन क्लाइंट की आवाज पहचान नहीं पता, लेकिन वो दयसू की मदद करता है ताकि वो एवरग्रीन को ऑनलाइन ढूंढ सके। एवरग्रीन दयसू का और मजाक उड़ाता है और बताता है कि उसका स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस अब खत्म हो चुका है। दयसू दोबारा मीदो के घर जाता है और उसे टॉर्चर करने लगता है ताकि पता करे कि वो एवरग्रीन के बारे में क्या जानती है। जब वो मीदो से मजीद मालूमात लेने की कोशिश कर रहा होता है, जो हुआन का फोन आता है। वो दयसू को बताता है कि उसने एवरग्रीन की असली शनाख्त ढूंढ ली है। जो हुआन बताता है कि एवरग्रीन का असल नाम सुदिया है और वो मीदो के अपार्टमेंट के सामने वाली इमारत में रहता है। दयसू फौरन अपार्टमेंट की तरफ भागता है और एवरग्रीन से मिलता है जो अपने बॉडीगार्ड मिस्टर हान के साथ होता है। एवरग्रीन दयसू से कहता है कि अगर वो 5 दिन के अंदर अपनी कैद की असल वजह नहीं ढूंढ सका तो वो मीदो को मार देगा। अगर दयसू इस राज का पता लगा लेता है तो एवरग्रीन अपनी जान खुद ले लेगा। दयसू उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बॉडीगार्ड उसे रोक लेता है। एवरग्रीन दयसू से कहता है कि अगर उसने उसे मार दिया तो वो कभी भी इस राज का पता नहीं लगा पाएगा। वो ये भी बताता है कि उसने एक पेसमेकर पहना है जो एक बटन दबाने से उसकी जान ले सकता है अगर दयसू उसे टॉर्चर करने की कोशिश करे। जब एवरग्रीन निकलने लगता है तो वो दयसू को बदला लेने का मशवरा देता है ताकि वो अपनी बीवी और बेटी की मौत का गम भुला सके। वो दयसू को याद दिलाता है कि उसने मीदो को अपने अपार्टमेंट में बंधा छोड़ा था, दरवाजा खुला हुआ था। दयसू फौरन मीदो के अपार्टमेंट की तरफ भागता है जब वो उसकी चीखें सुनता है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि मिस्टर पार्क और उसके गुंडे मीदो पर जुल्म कर रहे हैं। वो सब दयसू को पकड़ लेते हैं और मिस्टर पार्क हथौड़े से उसके दांत निकलने की कोशिश करता है। तभी एक फोन कॉल आती है और थोड़ी देर बाद मिस्टर हान अपार्टमेंट में आकर मिस्टर पार्क को पैसों से भरा एक ब्रीफकेस देता है। ब्रीफकेस देखकर मिस्टर पार्क फैसला करता है कि वो पैसे ले लेगा और दयसू को जिंदा छोड़ देगा। दयसू उसे धमकी देता है कि अगर उसने दोबारा मीदो पर हाथ उठाया तो वो उसका हाथ काट देगा। जब गुंडे चले जाते हैं तो दयसू और मीदो फौरन अपार्टमेंट छोड़ देते हैं। रास्ते में मीदो एक गाना गाती है जो ये इशारा देता है कि वो दयसू के साथ करीबी ताल्लुक रखने के लिए तैयार है। रात को जब वो दोनों इंटीमेट होते हैं तो उनके कमरे में नींद लाने वाला गस छोड़ा जाता है। एवरग्रीन उनके कमरे में आता है और एक पैकेज छोड़ जाता है। जब वो पैकेज खोलते हैं तो देखते हैं कि उसमें मिस्टर पार्क का कटा हुआ हाथ है। दयसू समझ जाता है कि एवरग्रीन ने उनके कमरे में कोई छुपी डिवाइस लगाई है, तो वो एक दुकान जाता है ताकि वो डिवाइस ढूंढ सके और उसे निकल सके।
थोड़ी देर बाद देसू और मीदो जूहवान के इंटरनेट कैफे जाते हैं ताकि एवरग्रीन के बारे में मजीद मालूमात हासिल कर सकें। मीदो जब इंटरनेट पर सर्च करती है तो देसू और जूहवान को ये समझ आता है कि एवरग्रीन असल में उनके पुराने स्कूल का नाम था। देसू और मीदो स्कूल जाते हैं ताकि 1979 के क्लास का ईयरबुक देखें। वहां उन्हें पता चलता है कि एवरग्रीन असल में एक पुराना तालिबे इल्म था जिसका नाम ली वूजिन था। देसू फौरन जोहवान को कॉल करके पूछता है कि क्या वो वूजिन को जानता है। जोहवान कहता है कि उसे यह नाम याद नहीं। देसू फिर जोहवान से एक लड़की सुआ के बारे में पूछता है। जोहवान उसे बताता है कि वो मर गई थी जब देसू दूसरे स्कूल ट्रांसफर हो गया था। जब देसू मजीद तफसीलत मांगता है तो जोहवान कहता है कि सुआ एक बहुत बदनाम लड़की थी, मगर जोहवान को नहीं पता होता कि वूजिन भी उसकी बात सुन रहा है। गुस्से में वूजिन जोहवान को मार देता है और दाइसू को बताता है कि सुआ उसकी बहन थी। देसू मिस्टर पार्क के पास जाता है ताकि उससे अपनी कैद की मजीद तफसीलत ले सके। मिस्टर पार्क, जो अपना हाथ खो चुका होता है, बता देता है कि उसने देसू के पानी में ड्रग्स मिलाई थी ताकि वो हिप्नोसिस के जरिए कंट्रोल किया जा सके। देसू एक और पुराने क्लास फेलो से मिलता है जो उसे बताता है कि असल में जोहवान ने सुआ के बारे में अफवाहें फैलाई थी। देसू को याद आता है कि उसने एक बार गलती से वूजिन और सुआ को एक दूसरे के साथ देखा था। वो याद करता है कि उसने ये बात जोहवान को बताई थी, बस उसके नया स्कूल ट्रांसफर होने से पहले। वूजिन के छोड़े हुए क्लूज का इस्तेमाल करके देसू ये जान लेता है कि उसका पुराना कैद करने वाला कहाँ रहता है। वो वूजिन का सामना करता है और इल्जाम लगाता है कि उसने हिप्नोसिस का इस्तेमाल करके उसकी याद मिटा दी। वूजिन कहता है कि ये हिप्नोसिस नहीं था जिस वजह से उसने ये बात भूल दी, बल्कि देसू ने खुद ही इसे भूल जाना बेहतर समझा क्योंकि ये उसका मसला नहीं था। वूजिन बताता है कि सुआ के प्रेग्नेंट होने की अफवाहें देसू के स्कूल छोड़ने के बाद फैलना शुरू हो गई थी। ये बातें इतनी बढ़ गई कि सुआ ने खुद को प्रेग्नेंट समझना शुरू कर दिया। वूजिन देसू को इन अफवाहों के लिए जिम्मेदार ठहराता है। देसू इल्जाम लगाता है कि वूजिन ने अपनी बहन को मार डाला क्योंकि उसे डर था कि लोग उनके हराम रिश्ते के बारे में जान जाएंगे। वूजिन इस इल्जाम को गलत करार देता है और बताता है कि उसने देसू और मीदो की मुलाकात एक हिप्नोटिस्ट की मदद से अरेंज की थी। फिर वो देसू को अपनी बीवी और बच्चे का एक फोटो एल्बम दिखाता है। जैसे ही देसू एल्बम के सफ़े पलटने लगता है, उसे ये समझ आता है कि मीदो असल में उसकी अपनी बेटी है। इस दरियाफ्त से गुस्सा होकर देसू वूजिन पर हमला करता है, मगर मिस्टर हन उसे रोक लेता है। देसू मुश्किल से मिस्टर हन से लड़ता है और उसे चोट भी पहुंच जाता है, लेकिन मिस्टर हन गहरी चोट लगने के बावजूद अब भी देसू को नीचा गिरा देता है। थोड़ी देर तक ये सब देखने के बाद वूजिन इरिटेट हो जाता है और गुस्से में अपने बॉडीगार्ड को मार डालता है। वूजिन देसू को बताता है कि मिस्टर पार्क अब भी उसके लिए काम कर रहा है। मिस्टर पार्क के बिल्डिंग में मीदो को एक गिफ्ट बॉक्स दिया जाता है और कहा जाता है कि वो इसे खोले। देसू फोन पर उसे कहता है कि वो इसे ना खोले और उसके वापस आने का इंतजार करे। देसू वूजिन से इल्तिजा करता है कि वो मीदो को सच मत बताए। वो वूजिन के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और अपनी तब्दीली दिखाने के लिए एक कुत्ते की तरह भौंकने लगता है। जब इससे भी कुछ असर नहीं होता तो वो अपनी जुबान काट लेता है। इस पर वूजिन मान जाता है और मिस्टर पार्क को कहता है कि गिफ्ट बॉक्स को बंद रखा जाए। फिर वूजिन चलता चला जाता है और देसू को एक रिमोट कंट्रोल दे जाता है जो उसके पेसमेकर का है। लेकिन जब देसू बटन दबाता है तो सिर्फ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चल जाती है जिसमें उसकी और मीदो की मेहनत भरी आवाज सुनाई देती है। वूजिन लिफ्ट में जाकर सुआ की मौत को याद करता है जब वो उसे गिरने से बचाने की कोशिश करता है। सुआ कहती है कि उसे छोड़ दो। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं, वूजिन अपनी ही सिर पर गोली चला लेता है। कुछ वक्त बाद एक अलग जगह देसू एक हिप्नोटिस्ट को अपनी कहानी लिखकर भेजता है और उसे मदद मांगता है। पहले तो हिप्नोटिस्ट इनकार करती है, लेकिन जब उसने लेटर का आखिरी हिस्सा पढ़ा तो उसका दिल बदल गया। उस लेटर में देसू लिखता है, चाहे मैं एक दरिंदा ही क्यों ना हूँ, क्या मुझे जीने का हक नहीं। हिप्नोटिस्ट देसू को वार्न करती है कि अगर हिप्नोसिस गलत हो गया तो उसकी यादों में गड़बड़ हो सकती है। देसू फिर भी तैयार हो जाता है। हिप्नोसिस सेशन के दौरान हिप्नोटिस्ट उसके ज़हन को दो शख्सियत में डिवाइड करने का फैसला करती है। पहली शख्सियत को मीदो के बारे में कुछ नहीं पता होगा, जबकि दूसरी शख्सियत एक मॉन्स्टर
होगी जो ये राज अपने अंदर दबाए रखेगी। वो मॉन्स्टर हर कदम पर 1 साल पूरा करेगा जब तक वो 37 साल का होकर खत्म ना हो जाए। बाद में देसू बर्फ में अकेला उठता है। मीदो उसके पास आती है, उसे गर्म करने की कोशिश करती है और कहती है कि वो उसे प्यार करती है। ये सुनकर देसू मुस्कुरा देता है, मगर धीरे धीरे ये मुस्कुराहट दुख और तकलीफ में बदल जाती है जब वो मीदो को गले लगाता है।